हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 7th यूनिट चल रही है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। आज का टॉपिक है आपका जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। जिग्लर-नाटा जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, और कौन सा पढ़ेंगे, विनाइल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन या विनाइल पॉलीमराइजेशन या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है आपका, जो जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन होता है, अभी तक आप जो पॉलीमराइजेशन यानी कि मोनोमर से पॉलीमर का बनना एक प्रोसेस होता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। आपने अभी तक पॉलीमराइजेशन देखा विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, आपने देखा कि आपने जो पॉलीमराइजेशन किया उसमें आपने कोई भी कैटलिस्ट नहीं लिया। क्या आपने कोई कैटलिस्ट लिया था? अभी तक हमने देखा कोई नहीं। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट ले लेते हैं, तो आपका जी पॉलीथीन है, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन ले लीजिए, बिना कैटलिस्ट की हेल्प से तो क्या कर रही थी, लो डेंसिटी की पॉलीथीन बन रही थी। लेकिन जब आपने क्या लिया, कैटलिस्ट ले लिया, तो क्या करेगी, अभी हाई डेंसिटी की पॉलीथीन बनाएगी। ठीक है, अब बनेगी, तो अब जो ये कैटलिस्ट है ये क्या कौन सा होगा, तो जो नाटा है उन्होंने आगे जाके जिग्लर-नाटा एक क्या होता है, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, जिग्लर अलग है, नाटा अलग है, दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए और उनको कंबाइन करके आपका एक कैटलिस्ट बनाया गया, जो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। जिस भी रिएक्शन में आपका जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, हम उसी रिएक्शन को बोलते हैं जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। अभी जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो जिग्लर-नाटा एक कैटलिस्ट होता है, कौन सा होता है, उसका जो नाम होता है वो लिख लेती हूँ, TiCl4 प्लस क्या होगा आपका C2H5 का होल थ्राइस इंटू Al। ठीक है, इसका आप नेम भी लिख सकते हो, अभी मैं आपको लिखाऊंगी भी। ठीक है, इसका नेम होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, अभी मैं आपको जब उसके बारे में लिखाऊंगी, 1 बाय 1 सब लिखाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि ये होता है आपका जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपको कहीं भी एरो में दिख जाए लिखा हुआ, तो वहाँ क्या हो रहा है, जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, क्योंकि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। चलिए, तो पहले लिख लेते हैं कि जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कैसे ये आपका कैटलिस्ट आया। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये कहाँ से आया है, तो देखते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। जब आप इथाइलिन का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करोगे, अब आप पढ़ चुके हो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इथाइलिन का। ठीक है, हमने क्या किया था, इथाइलिन मोनोमर पर क्या किया था, आपने इस पे फ्री रेडिकल का अटैक कराया था। ठीक है, चलिए, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा, इथाइलिन का अगर आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कर रहे हो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर कितना, 300 डिग्री सेल्सियस तक, और हाई प्रेशर कितना, 1000 एटमॉस्फेयर यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अगर आप क्या कर रहे हो, इथाइलिन का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, तो क्या होगा, उसके कारण यानी कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका प्रोडक्ट ये बनेगा कि आपका पॉलीमर तो बनेगा, पॉलीमर तो बनना ही है, लेकिन कौन सा बनेगा,
हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर बनेगा, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर, और जो क्या होगा विद मॉडरेट थर्मल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो उसकी थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी ना वो मॉडरेट होगी, ठीक है, यानी कि हाई या लो नहीं, मॉडरेट यानी कि बीच की होगी, ठीक है। सो जो पॉलीमर बनेगा, पॉलीमर सो फॉर्म्ड हैज़ वेरी लिटल क्रिस्टलिटी एंड सो इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसकी वजह से जो पॉलीमर बनेगा आपका वो क्या होगा, उसमें कम क्या होगी, उसकी क्रिस्टलिटी जो होगी, क्रिस्टलिटी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसी होगी, आपने देखा डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, सॉलिड की, क्रिस्टल की, लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलीमर बन रहा है उसमें ब्रांच पॉलीमर बनेगा, उसकी थर्मल और केमिकल में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, मतलब मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है। तो जो पॉलीमर बनने वाला है उसकी क्या होगी, जो क्रिस्टलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलीथीन आपकी बनने वाली थी वो कैसी बनेगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। LDP का P का मतलब है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। यानी कि आपका ये बात बोली गई है कि अगर आप इथाइलिन का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हो, वो भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो क्या होगा, आपके पास जो पॉलीमर बनेगा वो कैसा होगा, एक तो ब्रांच होगा हाईली, दूसरा क्या होगा, उसकी मैकेनिकल और जो उसकी थर्मल है स्ट्रेंथ, थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी मॉडरेट होगी, जिसकी वजह से जो पॉलीमर बनेगा उसकी कम क्या होगी, क्रिस्टलिटी होगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाएगा, ठीक है। अब ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बना रहा है, चलिए यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब ये तो हमारा था, लेकिन क्या हुआ कि 1953 में जिगलर आए, जिगलर ने ऑब्जर्व किया कि पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अगर ये वाला पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में किया जाए, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाए, मतलब 1953 से पहले तक ये माना गया था, ठीक है, क्योंकि हमने कैटलिस्ट का यूज़ करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जिगलर ने क्या किया 1953 में ऑब्जर्व किया कि अगर हम ये पॉलीमराइजेशन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं तो इट अकर्ड एट कंपैरेटिवली वेरी लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये किस में हो रहा है, अगर हमने ऐसा किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया तो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, और रिजल्ट में क्या दे रहा है, लीनियर क्रिस्टलाइन पॉलीमर देना है, यानी कि उसमें तो ब्रांच मिल रहे हैं, इसमें लीनियर भी मिल रहा है। सिर्फ कैटलिस्ट की प्रेजेंस आते ही आपको ब्रांच की जगह लीनियर पॉलीमर मिलने लगा, और आपको कैसा मिलने लगेगा, लो वेरी लिटिल क्रिस्टलिटी से आपको क्या मिलने लगा, क्रिस्टलाइन पॉलीमर मिलने लगा, और नेम्ड एज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और इसी को फिर हमने क्या कहा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि HD, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, ठीक है। ये हो गया, मतलब 1953 से पहले तक आपने क्या किया, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो आप कर रहे थे वो बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे थे। जिगलर ने 1953 में ये ऑब्जर्व किया कि अगर यही पॉलीमराइजेशन हम किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर दें तो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर और प्रेशर पे हो जाएगा काम, और दूसरा हमें क्या होगा, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें लीनियर पॉलीमर मिलेगा और क्रिस्टलाइन भी मिलेगा, वो क्रिस्टलाइन भी होगा, क्रिस्टलाइन होगा तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाएगा। अब 1954 में नाटा, एक और साइंटिस्ट है नाटा, यूज्ड जिगलर कैटलिस्ट, नाटा ने जिगलर कैटलिस्ट यूज़ किया फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन एंड ऑब्टेन्ड अ स्टीरियो रेगुलर आइसोलैक्टिक पॉलीमर। अब जो 1954 में नाटा आए उन्होंने यूज़ किया ये जिगलर कैटलिस्ट, ठीक है, उन्होंने ये जिगलर कैटलिस्ट यूज़ किया और किसका पॉलीमराइजेशन कराया, फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन के लिए, और प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन से उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, एंड ऑब्टेन्ड अ स्टीरियो रेगुलर आइसोलैक्टिक पॉलीमर, उन्होंने एक स्टीरियो रेगुलर आइसोलैक्टिक पॉलीमर प्राप्त किया, ठीक है। स्टीरियो रेगुलर आइसोलैक्टिक पॉलीमर मतलब रिपीटिंग यूनिट्स क्या हो उसमें सेम हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1954 में नाटा ने जिगलर कैटलिस्ट का यूज़ करके प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन करके आप अपना पॉलीमर बना लिया। तो दस जिगलर एंड नाटा डेवलप द कैटलिस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो इथाइलिन था उससे तो उन्होंने बता दिया, प्रोपेन से इन्होंने कर लिया, तो इसका मतलब जिगलर और नाटा जब दो साइंटिस्ट ने ऐसा कर लिया तो द जिगलर एंड नाटा डेवलप द कैटलिस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स।
इसका मतलब है कि इन्होंने क्या बनाया, कैटलिस्ट को डेवलप कर दिया फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन टू गेट लीनियर पॉलीमर। यानी कि दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंफर्म कर दिया, कंफर्मेशन दे दी कि अगर हम पॉलीमराइजेशन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं तो हमें लीनियर पॉलीमर्स मिल सकता है। किसका, एल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो तो हमें लीनियर पॉलीमर्स भी मिलेगा, और वो भी हाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी का। ठीक है, किसका मिलेगा, विद हाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी का। स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होता है, एक पॉलीमर का ही नेचर होता है। ठीक है, एंड कैटलिस्ट इज नेम्ड एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर। और जब ऐसा हो गया, एक्सपेरिमेंटली इन दोनों ने प्रूफ कर दिया, तो दोनों का जो कैटलिस्ट था उन्होंने दोनों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या प्रूफ कर दिया कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, हमें लीनियर पॉलीमर भी मिलता है और हाई डेंसिटी का भी मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या नाम रख दिया गया है इनके कैटलिस्ट को, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या नाम रख दिया इनके कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट इज नेम्ड एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट आप बहुत नाम सुन चुके होंगे, बहुत ही फेमस कैटलिस्ट है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर। इसकी डिस्कवरी होने के बाद इसका नाम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट रख दिया गया, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू रखा था इस पर। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इज, अब सबसे ज़्यादा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, कोई और भी कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यानी कि जो फेमस है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के नाम से ही फेमस है, उसका प्रॉपर नेम क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में आपका सिर्फ ये पूछ सकता है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है, कौन सा है, व्हाट इज़ द जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और ऑप्शन देंगे आपको 4, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। लेकिन अगर आपने पूरा नाम ही नहीं सुना कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, तो हमने सुना हुआ है लेकिन एक्चुअल में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है क्या, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो वो है आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। आप इसको लिख भी सकते हो, कैसे लिखते हैं इसको, ये है आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी कि क्लोरीन के 4 होने चाहिए आपके मॉलिक्यूल। ठीक है, सी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी है, बस नाम याद रहेगा तो आपको इसका सिंबल्स की फॉर्म में याद रखना इजी है। टाइटेनियम Ti, टेट्राक्लोराइड यानी कि Cl का 4। ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल, इथाइल क्या होता है, C2H5 ग्रुप होता है इथाइल, ट्राई यानी कि उसके 3 मॉलिक्यूल, ठीक से लगा लीजिए। ठीक है, उसके 3, और एल्यूमिनियम यानी कि Al, ये होता है आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। कभी कभी क्या होता है, जिगलर-नाटा नाम से ना देके एरो पे जिगलर-नाटा ये लिख कर दे सकता है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो ये क्या होता है, TiCl4 C2H5 का होल ट्राइज इंटू Al, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड टाइथाइल एल्यूमिनियम, ये होता है आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। आगे देखते हैं, वेरियस मैकेनिज्म हैव बीन प्रपोज्ड फॉर जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। अब क्या है, बहुत सारे आपके मैकेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, हैव बीन प्रपोज्ड फॉर जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जो जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन को प्रपोज करते हैं वो कौन कौन से हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ 2 मैकेनिज्म दिए गए हैं जो वाइडली यूज्ड हैं, वाइडली एक्सेप्टेड हैं। वो कौन से हैं आपके, बायमेटेलिक मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय नाटा। ठीक है, एक बायमेटेलिक मैकेनिज्म है जिसे प्रपोज किया नाटा ने, और एक मोनोमेटेलिक मैकेनिज्म है जिसे प्रपोज किया है कॉशी-आल्टमैन ने। ठीक है, चलिए इनको 1 बाय 1 देखना है, दोनों को यहाँ तक नोट डाउन करिए और 1 बाय 1 इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसका। पहले तो मैकेनिज्म देखेंगे भी बाद में, पहले ये समझ लेते हैं कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है। तो इट इज़ सपोज दैट द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द कैटलिस्ट मिक्सचर इज अ कॉम्प्लेक्स। अब ये होता है कि पूरा कंपाउंड होता है आपका ये वाला, लेकिन उसका क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स कौन सा होता है, आपने वो ले लिया। ठीक है, क्या है आपका Cl2Ti, एक ग्रुप Cl ले रहा। ठीक है, एक आपका है Al C2H5 का ट्वाइस आना था ना, क्योंकि वहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड ट्राई एल्यूमिनियम, ये है आपका क्या, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ये क्या है आपका डाई होना चाहिए। ठीक है, ये होगा आपका, हाँ ठीक है,
चलिए, इट इज़ सपोज दैट द एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द कैटलिस्ट मिक्सचर इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एज शोन। लो, ये बोल रहे हैं कि जो आपका कैटलिस्ट है कौन सा, TiCl4 C2H5 का थ्राइस इंटू Al, इसका कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव साइट्स होती है, वो यूज़ होती है हमारी किसमें, आपके मैकेनिज्म में। यानी कि आप कोई मोनोमर लोगे, हमें अब तक हम क्या कर रहे थे, हमने जितने भी पॉलीमराइजेशन पढ़े हैं पहले मोनोमर लिया है, मोनोमर पे अटैक किया है, चाहे वो फ्री रेडिकल हो। फ्री रेडिकल में क्या किया था, मोनोमर पर फ्री रेडिकल का अटैक करवाया था। और अगर हमने कैटायन लिया था, एनायन लिया था, तो हमने कैटायन एनायन का अटैक कराया था किस पे, मोनोमर पे। तो हम इसमें भी ऐसे ही होगा, इसको डरो मत देख के। इसमें भी हम स्टेप तो वही करेंगे, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, स्टेप तीनों वही रहेंगे। इनिशिएशन में क्या होगा, आपका कोई मोनोमर लेंगे हम और मोनोमर पे अटैक कराएंगे किसका, इस वाले कैटलिस्ट का। इसलिए मुझे ये कैटलिस्ट समझाना पड़ रहा है कि कैसे बिहेव करता है, क्योंकि अब हम आगे क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन का हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। तो उस मैकेनिज्म में क्या होगा, आपका इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप होंगे। इनिशिएशन में क्या करेंगे, हम मोनोमर पे कैटलिस्ट का अटैक कराएंगे। तो ये कैटलिस्ट कैसे अटैक करता है, इसकी कौन सी साइट अटैक करेगी मोनोमर पर, कैसे जुड़ेगा मोनोमर इससे, और कैसे हम तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए पॉलीमर को अपना प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हमारा है मेन पर्पस। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, उस सब के लिए हमें पहले इसकी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी, किसकी, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की। तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, देखो Cl2Ti पार्शियल पॉजिटिव, और ये किससे बॉन्डिंग कर रहा है, हमने एक Cl को अलग करके लिख लिया है। क्या ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इसलिए दिखाया क्योंकि एक साथ कंबाइन है, ठीक है। और इसके पास पार्शियल नेगेटिव है, एल्यूमिनियम आपको पता है मेटल है, पॉजिटिव आएगा। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ बॉन्डिंग। हमने क्या किया, C2H5 का एक ग्रुप बाहर निकाल लिया, CH2 और CH3 की फॉर्म में एक हमने ग्रुप इसका बाहर निकाल लिया, ठीक है। एक हमने ग्रुप बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एक तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे एक ग्रुप बाहर निकल गया। हमने क्या किया, C2H5 एक इथाइल ग्रुप को हमने बाहर ले लिया, जैसे हमने एक Cl को यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब ये बाहर ले लिया, ये बना पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और आपस में क्या की हुई है, इन दोनों ने बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। और तुम्हें पता है ये वाला तो एक ही पोर्शन है, यानी कि अब देखो यहाँ से देखना पे, ये देखो इस तरह से थी आपकी स्ट्रक्चर, ठीक है। TiCl4 प्लस C2H5 का होल थ्राइस, ये था आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है आपका TiCl4, हमें एक्टिव साइड लेनी है जो अटैक करे, फालतू का हमें इसमें पोर्शन की कोई नीड नहीं है, तो हमने लिया हुआ है TiCl3, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो TiCl3 है, अगर मैं इसको खोल के अलग करके लिख लूँ कि TiCl2 को एक साथ और Cl को अलग लिख लूँ, तो जुड़े तो ये हैं और स्ट्रांगली, ठीक है। बस मैंने क्या कर दिया, इसको अब क्योंकि हमें अलग दिखा दिया तो मैंने इसको इस तरह दिखा दिया कि हैं तो ये एक साथ ही, ठीक है, पार्शियली इस बॉन्ड से दिखा दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने क्या किया, इस वाले ग्रुप को भी अलग कर लिया, इसको मैंने ऐसे जोड़ लिया कि जो आपका Al है, Al और C2H5 के ट्वाइस को अलग निकाल लिया और एक C2H5 अलग ले लिया, इस तरह से कर लिया। तो जब ये अलग कर होगा, इस तरह से लिख लो C2H5, तो है तो ये इससे जुड़ा हुआ ही, बात तो एक ही है, Al C2H5 का होल थ्राइस ही कहा जाएगा। और आपको पता है एल्यूमिनियम वाला पोर्शन क्या मेटल है, तो ये पॉजिटिव बनाएगा, तो ये इस पे नेगेटिव आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है अपोजिट आयन अट्रैक्ट करेंगे, ये तो एक ही उसमें जुड़े हुए हैं, बस हमने शो करने का, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से अटैक करेगा, इसलिए खोल के लिखा हुआ है। बाकी ये जुड़े हुए हैं, तो इसका पॉजिटिव किस पे जाएगा, इसके नेगेटिव के साथ कुछ पार्शियल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो सकता, पार्शियल में डॉट डॉट से दिखाएंगे, इसका पार्शियल इससे जाएगा, तो वही तो हमने इसको दिखाया, इसका पार्शियल इससे, इसका पार्शियल इससे, और क्या होगा, इनका डॉटेड फॉर्म से। तो ये है आपकी स्ट्रक्चर इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम हैज़ वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स, टाइटेनियम के पास क्या है 3D ऑर्बिटल्स। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 22 Ti से निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। इसके क्या है, इसमें 3D ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, तो विच मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिटल क्या है, इसका वैकेंट है, खाली है, तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। चलिए एक बार इसको, और वो भी किसके, बॉन्ड ऑफ द विनाइल मोनोमर। जो भी आप विनाइल मोनोमर लोगे, विनाइल मोनोमर लोगे, उसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
विनाइल मोनोमर कौन सा होता है, ये वाला CH2CHR, ठीक है, ये वाला ग्रुप हो गया विनाइल मोनोमर, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, क्योंकि टाइटेनियम के पास क्या है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। अब आपको ये स्ट्रक्चर तो समझ आ गई, इसको खोल के कैसे लिखा हुआ ये भी समझ आ गया, ठीक है। अभी अटैक कैसे करेगा ये भी तो समझना है, तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान से सुनो कि इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, टाइटेनियम के पास क्या है, खाली 3D ऑर्बिटल है, यानी कि 3D ऑर्बिटल में खाली है, तो वो क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना सकता है, वो भी किसके, विनाइल मोनोमर के। यानी कि आपको जो मोनोमर लेना है वो विनाइल होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड के बराबर वाला ग्रुप, बराबर पे ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के बराबर वाले पे ग्रुप होना चाहिए, आपका विनाइल है। तो इसमें क्या करेगा, ये इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग कर लेगा, कौन, Ti। अभी आप मैकेनिज्म में सब समझोगे, बस यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाली हूँ इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या करेगा, आपका डबल बॉन्ड, विनाइल जो आपका विनाइल ग्रुप है, ये आपका विनाइल ग्रुप है, इसके जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कौन बॉन्डिंग कर सकता है, Ti, ठीक है। अभी जब हम मैकेनिज्म में करेंगे तो फिर आप ध्यान रखिएगा। चलिए पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो पहले इनिशिएशन स्टेप देखते हैं। तो हमारा मोनोमर लिया है हमने, ठीक है, विनाइल ग्रुप लिया है हमने मोनोमर में, फिर हमने कैटलिस्ट लिया। कैटलिस्ट अभी हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कैटलिस्ट की, ठीक है। कैटलिस्ट की स्ट्रक्चर, रुको ये रहा, कैटलिस्ट की स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, ठीक है। ये आपका कैटलिस्ट है, ये आपका मोनोमर है। इसमें क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड जो है आपका, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है विनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो टाइटेनियम है वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास 3D क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्या करेगा, यहाँ से इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, किसके साथ, ये वाला बॉन्ड करे, ये बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। और जो आपका ये वाला ग्रुप है CH2 वाला, इस पे आ रहा नेगेटिव चार्ज, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाली बॉन्डिंग किससे हो जाएगी, इससे। जब टाइटेनियम बॉन्डिंग करेगा तो बीच में ये वाला क्या होगा, ये वाली पार्शियल वाला कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा ये जुड़ेगा CH2 वाले ग्रुप के साथ, क्योंकि आपको पता है ये क्या करता है, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे बॉन्डिंग कर लेगा टाइटेनियम। और जो आपका CH2 पे नेगेटिव है ये आ जाएगा इस पे, क्योंकि इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग के बाद कैसे हुआ, ये वाला ग्रुप हमने छेड़ा नहीं, ऐसे ये भी ऐसी और ये भी ऐसी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नीचे देखो टाइटेनियम से कौन जुड़ गया, CH2 ग्रुप, और जो CH वाला था उससे CH2 CH3 ये वाला ग्रुप इस तरह जुड़ गया, और R आपका एज इट इज, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से इसमें क्या हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है, रीअरेंजमेंट अपने आप ही, ठीक है। ये नीचे आया, यहाँ पर क्या हुआ, Cl2, ये वाला, ये ग्रुप ऐसे, ये वाला ग्रुप ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला जो हमने क्या किया, यहाँ वाले बॉन्ड को यहाँ पे क्या किया, ये बॉन्डिंग हो रही थी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, यानी कि पार्शियल बॉन्डिंग कराई। पार्शियल बॉन्डिंग के लिए हमने क्या किया, इसकी बॉन्डिंग इससे कराई, किससे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे भेज दिए, यानी कि क्या हो गया, एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है, CH2 CH2 CH3 और R, यानी कि हमने सिर्फ बॉन्ड की शिफ्टिंग कराई है, ठीक है। चलिए ये था आपका इनिशिएशन स्टेप। अब देखेंगे हम प्रोपोगेशन स्टेप। इसी में आगे का है प्रोपोगेशन स्टेप। पहले एक बार समझ लीजिए, कैटलिस्ट आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई थी, मोनोमर पे अटैक कराया, वो विनाइल मोनोमर पे। उसमें क्या होगा, टाइटेनियम क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। बॉन्डिंग करके हमने क्या किया, आपस में वो रीअरेंजमेंट के बाद आपका ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया है। ये फर्दर किस पे करेगा, प्रोपोगेशन में आपको पता है फर्दर अब ये फिर से क्या करेगा, जुड़ेगा किसके साथ, मोनोमर के साथ। और ये जब तक प्रोसेस चलता है तब तक कि आपको डिजायर्ड पॉलीमर ना मिल जाएगी, ये आपको पता ही है। यानी कि प्रोपोगेशन स्टेप तो इजी है। चलिए एक बार देख लेते हैं प्रोपोगेशन स्टेप भी। चलिए देख लेते हैं प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा। जो आपका इनिशिएशन स्टेप के बाद जो बना था उसमें प्रोडक्ट उसका फिर से किस पे अटैक कराते हैं, आपको पता है मोनोमर पे, यानी कि वही कैटलिस्ट है आपका, ठीक है। और ये आपका मोनोमर है, ठीक है। कैटलिस्ट पे आपका अटैक हो चुका था, एक मोनोमर यूनिट, दूसरी मोनोमर यूनिट भी ऐड कराएंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ना करके जनरल दिखा दिया है, ठीक है। जनरल यानी कि एन लेकर कर लेंगे, तो एन लेकर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो नीचे नीचे जुड़ती जा रही है आपकी यूनिट CH2 CH, इस तरह से करके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे CHR एक साथ लिखे, यानी कि ये वाला आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको,
जैसे यहाँ पे खुल के लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, CHR, और इस तरह से बॉन्डिंग चलती जा रही है, ठीक है। हमने इसको जनरल लिख दिया, CH2 CHR का होल N, इस तरह से चलता जाएगा। ये हो गया आपका प्रोपोगेशन स्टेप, और ये आप तब तक फॉलो कर सकते हो तब तक आपको डिजायर्ड पॉलीमर ना मिल जाए। आप देखो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, आपको पता है टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, ये आप अगेन ऐसे लिख सकते हो, R को ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो प्रोपोगेशन का प्रोडक्ट होता है उस पर आप अटैक कराओगे किसका, CH3OH का, यानी कि मैथिल अल्कोहल का। जैसे आप अटैक कराओगे क्या होगा, यहाँ से मैथिल अल्कोहल क्या करेगा, अपना यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि OH का जो इसका मैथिल अल्कोहल में ये जो ये वाला बॉन्ड है इसका H वाला टूट जाएगा, ये H देगा यहाँ वाली रिंग को, यहाँ से क्या होगा, ये रिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, और क्या हो जाएगा आपका, ये रिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी यहाँ से, और रिंग ब्रेक डाउन होने के बाद आपका कैटलिस्ट एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये रिंग ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, और ये क्या होगा, H आके जुड़ गया यहाँ पे CH3 CHR CH2, ये क्या आएगा आपका CH2 का, ठीक है, हाँ CH2 है, CH2 CHR का होल N CH2 CH3, ठीक है। ये आगे कहीं और भी जुड़ेगा इसी तरह, तो हमने इसको CH3 लिख लिया, ठीक है। आप चाहे तो हाँ नहीं CH3 ही आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH3 इसके अकॉर्डिंग ही तो बनाते हैं हम अपना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि ये वाली रिंग यहाँ से टूटेगी फिर से, जिस तरह से बॉन्डिंग की थी टाइटेनियम ने इससे, हम यहाँ से बॉन्डिंग तोड़ाएंगे भी, इस कैसे तोड़ाएंगे, इसको H देके। तो ये वाला जो ग्रुप है आपका, देखो ये वाला, ये इतना ग्रुप, ये इसका H लेकर अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH CH3 CHR CH2 CHR का होल N CH2 CH3, इस तरह से ये तो पॉलीमर अलग बन गया। और जो आप देख रहे हो ये वाला ग्रुप, ये क्या है आपका, वापस से कैटलिस्ट ही तो है, और आपको पता भी है कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी कि अफेक्ट डालता है। तो ये क्या होगा आपका, ये वाला जो ग्रुप है, यानी कि कैटलिस्ट वाला ग्रुप, ये इस बचे हुए ग्रुप को अपने साथ ले लेगा। तो मैंने इस पूरे को स्ट्रक्चर ना बना के यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट इंटू OCH3, मतलब वो एक ही बात है, कैटलिस्ट के साथ आपका OCH3 बाहर निकल गया है, ठीक है। कैटलिस्ट CAT का मतलब है कैटलिस्ट के साथ OCH3, मैथिल अल्कोहल का OCH3 बाहर निकल गया। ये था आपका मैकेनिज्म किसका, जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म। वो भी ये दो तरह से होगा जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन, उसका हमने फर्स्ट टाइप देख लिया है, बाय मेटेलिक मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि किसने प्रपोज किया था, नाटा ने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन लिखिए या विनाइल पॉलीमराइजेशन, विनाइल क्यों कहते हैं अब आपको समझ आ गया होगा, जिग्लर-नाटा तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जिग्लर और नाटा ने मिलकर इसमें क्या दिया, अपनी थ्योरीज दी थी, यानी कि कैटलिस्ट को लेकर अपनी बात कही थी, और वो प्रूव भी हो गई थी। तो हमने यहाँ पे, और उनके नाम से एक कैटलिस्ट भी बहुत फेमस है, इसलिए हमने यहाँ पे जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन बोला। और क्योंकि क्या करता है इसमें जो हम मोनोमर लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, विनाइल मोनोमर यूज करते हैं, इसलिए हम इस पॉलीमराइजेशन को विनाइल पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो टाइटेनियम है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन करता है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब ये क्या था, अगर आपसे पूछा जाए जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन या विनाइल पॉलीमराइजेशन या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, लिखिए, तो आप क्या करोगे, पूरा लिखोगे। फर्स्ट वाला जो अभी हमने कर लिया ये भी, और दूसरा अभी मैं जो कराऊंगी वो भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको नेम से पूछा जाए कि ये वाला लिखना है जो कि प्रपोज किया है किसने, नाटा ने, तो आप ये वाला ही लिखोगे बस, ठीक है। तीनों स्टेप इसके, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं दूसरा इसका, ये तो फर्स्ट वाला था, चलिए नोट डाउन करिए पहले एक बार। चलो इसका सेकंड वाला देखते हैं, मोनोमेटेलिक मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय कॉसी एंड कॉसी-आर्डमैन। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है किसने दिया है, कॉसी-आर्डमैन ने, ठीक है। अगर नेम से आता है तो आपको पर्टिकुलर वही देना जो नेम से आ रहा है, लेकिन अगर ऊपर सिर्फ ये आता है कि जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन, तो दोनों आपको देने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो TiCl4 होता है, यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, वो किससे रिएक्ट करता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है, इस तरह से अलग अलग, ठीक है, एंड फोमा टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या बनाता है, टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है इस तरह से। आपको पता है ये क्या क्या हमने इसको Cl3Ti इसको अलग निकाला हुआ है, ठीक है, एक Cl अलग निकाला हुआ है इससे, और ये वाला Al C2H5 का ट्वाइस अलग और एक अलग ग्रुप निकाला है C2CH5, और आपस में बॉन्डिंग ये वाला इतना पोर्शन तो सेम है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जो TiCl4 है रिएक्ट कर रहा है किससे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम से,
ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम से क्या कर रहा है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है आपका टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ से देखो क्या बनाया इसने, टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये रहा, ठीक है, क्योंकि इसने रिएक्शन किया किसके साथ, टाइटेनियम सिग्मा क्लोराइड बना लिया, ठीक है। टाइटेनियम ने किसके साथ रिएक्शन किया, टाइटेनियम ने रिएक्शन की है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, क्लोरीन के बोल रही हूँ, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल के साथ, और आपका बनाया है टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस वाले CL की ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से देखो Cl और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो एल्काइल टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो आपका बना है, ये वाला एल्काइल टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म अ पाई कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना सकता है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, यानी कि एल्काइल टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या बना सकता है, पाई कॉम्प्लेक्स बना सकता है विद फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ऑफ एल्कीन का अभी आप देखोगे फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंड देन कैरी आउट अ कार्बो टाइटेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, और ये क्या करेगा बाद में, क्या करेगा आउट करेगा, एक कार्बो टाइटेशन बॉन्ड कैरी आउट करेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड। देखो अभी कैसे, अभी आप मैकेनिज्म देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। ये समझो, ये इसने कैसे अटैक, ये जुड़ा है इसके साथ, ये आपको आता है लिखना, ये अभी हमने पीछे भी देखा, इसको हमने एक अलग निकाल लिया, इसका एक हमने इथाइल ग्रुप अलग ले लिया, ठीक है, और इसका एक हमने क्लोरीन अलग ले लिया, आपस में पार्शियल बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। इसने क्या किया है, एक और Ti के साथ क्या किया है, TiCl4 होता है, यहाँ पे दूसरा एक और मॉलिक्यूल हमने रखा हुआ है, यहाँ पूरा कंपाउंड ना देके इस तरह से जुड़ता रहेगा आपस में बॉन्डिंग करके, ठीक है। हमने पूरा कंपाउंड नहीं लिखा है, ये आपस में जुड़ते रहेंगे। तो हमने क्या किया, इसने फिर से जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह का है, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल और भी तो होगा, इस तरह से जुड़ता जाएगा। तो इसने क्या किया, इस क्लोरीन ने इस वाले इसके साथ क्या कर ली, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, और ये वाला जो मॉलिक्यूल हमने लिखा है ये C2H5 ये वाला है, बाकी हमने पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिखा। इस तरह से ये वाला जो Cl है इसका वाला एक और Cl भी तो होगा, जैसे ये वाला ग्रुप तो ये हो गया, ये वाला ग्रुप ये हो गया। सपोज करिए इसके आगे वाला भी ग्रुप होगा, इसके नीचे वाला भी Cl होगा, फिर उसके बाद भी एक और ये, इस तरह से ये क्या बनाएगा, टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा, ठीक है। हमने उसका एक मॉलिक्यूल लिया है, और आपस ये क्या है आपका Al(C2H5) का ट्वाइस Cl ये आपका प्लस ऐड हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये बना लेता है, क्या बना लेता है, एल्काइल टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इसकी विशेषता है कि ये क्या बना लेता है, एल्काइल टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और क्या करता है, ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, और बाद में क्या करेगा, कार्बो टाइटेशन करेगा किसके, पाई बॉन्ड का। कैसे करेगा, मैकेनिज्म देखते हैं, चलिए एक बार नोट डाउन करिए वाले, चलो देख लेते हैं एक बार कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, हमने सिर्फ टाइटेनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स का एक ही पोर्शन लिया है, ठीक है, जो आपको अभी बना के दिखाया था, Cl3TiC2H5। आपको पता है Ti के बाद क्या है, पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो क्या करता है, आपको पता है ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या करता है, जो आपका विनाइल मोनोमर है उसके डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, यानी कि इस वाले बॉन्ड के साथ ये बॉन्डिंग करेगा टाइटेनियम, तो ये टाइटेनियम इससे आके जुड़ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो इस पर क्या आया होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये वाला इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसके पास पार्शियल नेगेटिव है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, ये इससे क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। यानी कि इसने इसके पाई इलेक्ट्रॉन, जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्डिंग कर ली टाइटेनियम ने, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो CH2 Cl3Ti यहाँ पे बॉन्डिंग है, CHR यहाँ पे क्या है, CH2 CH3, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, CH2 CHR, ये जो है इनके बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है पार्शियल, और हमने इसको क्या किया, हमने इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर में, यहाँ से मतलब ये समझो कि वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या कर रहा है, अपना ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा, सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, सारे बॉन्ड डिस्टर्ब हुए। जैसे इसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, वैसे क्या हुआ, ये डिस्टर्ब हुआ। जब ये हो रहा है तो इसके पास क्या पार्शियल, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर रख रहा है, और ये क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पार्शियली डेवलप्ड हो जाएगा कैरेक्टर, यहाँ देखो पार्शियली डेवलप्ड हो गया। और ये क्या हो रहा है, यहाँ से जब इसने बॉन्ड ब्रेक करा तो यहाँ से भी इसका इफेक्ट पड़ा,
तो ये क्या हो गया, पार्शियली डिक्रीज हो गया, ये भी पार्शियल क्या हो गया, पार्शियली इंक्रीज हो गया, यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट हो गया बॉन्डिंग का इस तरह से, और वापस से क्या हुआ, रीअरेंजमेंट होकर हमें ये मिल गया। ठीक है, यानी कि बॉन्ड अब पूरी तरह से अलग हो गया, यानी कि जो CH2 CH3 ग्रुप था वो बिल्कुल अलग हो गया टाइटेनियम से, और वो जाके किससे जुड़ा है, इसके एल्किल ग्रुप से यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे अब फिर से आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली हो गया। वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों खाली, मतलब बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग के बाद फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से किसी एक मोनोमर को लाके इस पे अटैक करा सकते हैं। विनाइल मोनोमर होना चाहिए, पर विनाइल मोनोमर फिर से लाए, फिर से वही प्रोसेस हुआ। ये टाइटेनियम इससे क्या होगा, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, फिर से एक और आपका यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया, इस बार पाई कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बोटाइटेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोटाइटेशन हो रहा है। फिर उसके बाद फिर से क्या किया, फिर से हमने क्या कराया, यहाँ पे और ज़्यादा मोनोमर लाए, विनाइल मोनोमर, और यहाँ पे अटैच करते चले गए। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास ये इस तरह का यहाँ पे N मोनोमर लाए और N आपका पॉलीमर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोटाइटेशन में जो आपका ये है Cl3Ti, ये तो है एज इट इज़, CH2CHR CH2CHR ये वाला ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया पूरा, और CH2CH3 ये क्या हो गया, इससे अलग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला CH2, ये वाला जैसे ही बॉन्ड टूटा होगा CH2CHR ये हो गया, CH2CHR CH3 CH2CH3, इस तरह से क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, सीधा होके ऐसे लिखा गया है। ठीक है, यानी कि हमने इसको एक साथ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये चैन है ना, इस तरह से हमने इस तरह से इसको खोल दिया। अभी तो ये ऐसे चैन है, हमने इसको ऐसे खोल दिया और उसको ऐसे रख दिया। ठीक है, इस तरह से पूरा ग्रुप वही है, देखो CH2 CH3 CH2 R CH CH2। ठीक है, फिर यहाँ पे है तो बात है कि टाइटेनियम हमने यहाँ से जोड़ दिया, R CH CH2 ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर इससे जुड़ गया ये टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको मतलब ऐसे चेन को सीधा कर दिया। फिर हमने क्या लिया, अब इसको एक एक करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया कि अब फिर से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, टाइटेनियम के पास तो फिर से वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये तो इस तरह से प्रोसेस चलता ही रहेगा। ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर जोड़ता रहेगा अपनी यूनिट्स को। तो फिर से हमने क्या किया, इस बार N नंबर मोनोमर की लेकर दिखा दिया और डायरेक्ट आपका पॉलीमर बना दिया N नंबर वाला, ये आपका आ गया पॉलीमर। ठीक है, तो ये हमने कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाया है पॉलीमर, ये बनाया हमने मोनोमेटेलिक मैकेनिज्म, जिसको प्रपोज किया किसने, कॉशी एंड आर्नमैन ने। ठीक है, आर्नमैन ने। और अगर आपका नाटा वाला है तो आप वो वाला लिख सकते हैं, दोनों मैकेनिज्म खत्म हो गया। तो ये आपका था जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये वाला नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।